गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि 1909 के रिफॉर्म्स को हमने थोड़ा समझा था, जिसको हम कहते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म। और इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी थी। उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना मेरा रह गया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 15 मिनट की वीडियो हो चुकी थी। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं कि 1909 को और थोड़ा सा हम इसी भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में। तो कम्युनल इलेक्टोरेट जो था वो 1909 में आया। इससे पहले भी कुछ घटना हुई थी, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो आ चुकी थी, है ना। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कब आई थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर डिफरेंशिएट कब स्टार्ट होता? 1854 में हो गया था। 1853 1854 की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का अब क्या है, थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड हो रही है, बड़ी हो रही है वो। उसका साइज है वो इंक्रीज़ करा जा रहा है। 16 to 60 इसमें मेंबर्स अब इंक्रीज़ हो गए। इसके साथ में अब जब साइज़ बढ़ेगा तो सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोविंसेस के पास कम हो रहेगी। ये भी चीज़ आपको पता है ना। सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसके पास मेजोरिटी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइज़ जो था वो सेंटर का बड़ा था। तो अब सेंटर के पास मेजोरिटी थी और नॉन मेजोरिटी किसके पास थी? वो थी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आपके स्टेट प्रोविंसेस में चल रही थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें मेजोरिटी के कारण और संख्या बढ़ने के कारण लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो अब जो आपके पास एक्स्ट्रा राइट आ जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब वो एक्स्ट्रा राइट कैसे कि आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो ड्यूरिंग सेशन। सेकंड चीज़ ये थी कि अगर आपको बजट है तो बजट में आप रिजोल्यूशन ला सकते हो। तो दो मेन चीज़ जो डिफरेंस आए वो ये थे 1909 में। इसके बाद आप बात करें कि 1909 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में आपकी विसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके अंदर भी एक इंडियन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ। और एक इंडियन कौन थे? पहले इंडियन जिनका पार्टिसिपेशन, जिन्होंने एज ए लॉ ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करा, लॉ मेंबर के रूप में ज्वाइन करा, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसके बाद में आप देखेंगे कि कम्युनल इलेक्टोरेट भी इस टाइम आया। 1909 में सबसे मेन जो बात है वो है कम्युनल इलेक्टोरेट। अभी कम्युनल इलेक्टोरेट को समझाना मेरा रह गया था, वो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है ए, और इस ए कम्युनिटी से कोई लीडर निकलता है। तो आज की डेमोक्रेसी कहती है कि ए लीडर को, जो ए लीडर निकला है ए कम्युनिटी से, उसके केवल स्पेसिफिक कम्युनिटी उसको वोट नहीं करेगी। हमारे जितने भी जिस जगह से वो इलेक्ट हुआ है या फिर खड़ा हुआ है इलेक्शन में, उसको सब कम्युनिटी समुदाय के लोग इलेक्शन में वोट करेंगे। बट पहले के टाइम में ये था कि अगर कोई स्पेशल कम्युनिटी का कोई मेंबर है जो कि लीडरशिप के लिए खड़ा हुआ है या फिर मेंबरशिप के लिए खड़ा हुआ है, तो उसको उसी कम्युनिटी के लोग ही वोट करेंगे, बाकी कोई और वोट नहीं करेगा। अब इसका इम्पैक्ट लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। और इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, जिसमें अगर स्पेशल कम्युनिटी के लोग स्पेशल लीडर को चुनेंगे तो उससे क्या होगा, बाकी कम्युनिटी के लोगों को एक तो वोटिंग राइट खत्म होगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, जो मेजोरिटी में जो आपकी एक कह सकते हैं कम्युनिटी है, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा लीडर निकलेंगे। और ज़्यादा लीडर निकलेंगे तो क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। और उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा तो माइनॉरिटी की बात कम होगी और मेजोरिटी की बात ज़्यादा होगी। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसकी बात ज़्यादा होगी। तो इससे सीधे संबंध ये है कि इंडिया अगर इस तरह की कम्युनल इलेक्टोरेट अभी भी रखता, तो इससे यूनिटी और इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट पड़ता। क्यों पड़ता? क्योंकि आपके कुछ कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पर अलग अलग माइनॉरिटी और मेजोरिटी के जो लोग हैं वो एक तरह से यहाँ से विस्थापन अपने आप को यहाँ से छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो कम्युनल इलेक्टोरेट एक तरह से आपके सेक्युलरिज्म को ख़त्म करता, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 1919 की, 1919 मॉन्टेग्यू क्लेस्मो रिफॉर्म आया। और इसमें जो मॉन्टेग्यू थे वो क्या थे, वो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट थे। और क्लेस्मो फॉर कौन थे आपके? क्लेस्मो फॉर थे आपके विसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, सेंट्रल और प्रोविंशियल के बीच के सब्जेक्ट को उन्होंने डिवाइड कर दिया। सेंट्रल और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट की बात अगर मैं करूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि एक आपके घर में पापा हैं और आपके बड़े भैया हैं। पापा का काम है रेवेन्यू देखना कि किस तरह से आप रेवेन्यू, क्या आपके पापा का काम है कि किस तरह से आपके पास पैसे आए, घर में पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। बड़े भाई का काम है कि आपको मार्केट से या फिर आपके स्कूल से या ट्यूशन से लेकर आना।
तो अगर ये काम डिवाइडेड है तो अच्छे से काम चलेगा। बट ये सब्जेक्ट्स अगर डिवाइडेड ही नहीं है कि कौन क्या काम करेगा कौन क्या काम करेगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में मतभेद होंगे। भेदभाव मतलब एक मतभेद, मतलब लड़ाई हो सकती है। तो इस तरह से सेंट्रल और प्रोविंशियल में अगर लड़ाई होती तो अब इसको सुलझाएगा कौन? तो इसलिए सब्जेक्ट्स लेकर आए, जिसको हमने कहा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका सीधा मतलब आप ये मान सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास जो पावर है उसको एक अलग सब्जेक्ट में रख दिया गया, और लेजिस्लेटिव जो है आपकी प्रोविंशियल की, उनके पास जो पावर्स है उनको अलग सब्जेक्ट में रख दिया गया। बट जो प्रोविंशियल की जो है उसकी लेजिस्लेटिव की जो पावर है उसको भी दो में डिस्क्राइब किया गया, डिवाइड भी किया गया और डिस्क्राइब करा गया। जिस तरह से वो समझाता हूँ किस तरह से, या आप समझ लीजिए कि आपकी ये क्या है, बॉडी, आपकी बॉडी है ये प्रोविंशियल बॉडी, इसको दो में डिवाइड कर दिया गया। पहली है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, दूसरा है रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट को कौन देखेगा? गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव देखेगा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को। और आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स को कौन देखेगा? रिजर्व सब्जेक्ट्स को देखेगा आपके गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव। तो एक तरह से आप देख सकते हैं डायर्च हो गया ना, डुअल गवर्नमेंट वाला काम हो गया ना। तो यही डायर्च लाया गया 1919 के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाई कैमरलिज्म भी लाया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस वाला काम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपकी सेंटर की वो अपर हाउस का काम कर रही है, और लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या क्या काम कर रही है? लोअर हाउस का काम कर रही है ना। ठीक है, ये चीज़ आपका समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके डायरेक्ट इलेक्शन भी इस टाइम आ गए थे। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार 1920 में हुए थे, 1920 में, है ना। और इसमें जो विसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 लोगों में से 3 इंडियंस को चुने जाने लगा। 3 इंडियंस मतलब 6 लोग हैं आपके, मान लीजिए 2 इस तरह के ये काउंसिल के मेंबर्स हैं। इनमें से कितने लोग? 3 लोग तो बैठ गए और 3 इंडियंस इनमें पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रहेगा, विसराय एग्जीक्यूटिव के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 3 लोग करेंगे। ठीक, इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपके सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी आया 1926 में, जो कि सिविल सर्विस के लोगों को अपॉइंट करता था। इसके साथ में आप देखेंगे इसी रिफॉर्म के दौरान एक मेन चीज़ जो आई कि वो था कि आपके बजट डिस्कशन जो है ना वो लेजिस्लेटिव लेवल पर आपके एक तरह से सेंट्रल लेवल पर लगू होगा और आपके प्रोविंशियल लेवल पर लगू होगा। तो बजट सेपरेटिंग यहाँ पर सेपरेशन भी होने लगा। और इसके साथ में आप देखेंगे कि एक तरह से एक रिपोर्ट आने की बात की गई कि 1919 के बाद सीधे 10 साल बाद 1929 में एक रिपोर्ट आएगी, जो कि जो भी हमने अभी रिफॉर्म्स बनाए इंडियंस के ऊपर उस रिफॉर्म का ब्यौरा देगी, उस रिफॉर्म के बारे में बताएगी कौन से अच्छे थे और कौन से नहीं थे। तो 1929 तक की हम बात करेंगे। अब इसके आगे 1929 में कमेटी आनी थी, लेकिन वो 2 साल पहले ही आ गई, जिसे नाम दिया गया जॉन साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। अभी साइमन कमीशन जो थी ना, इसका मेन मोटिव ही था कि जो इंडियंस के ऊपर जो रिफॉर्म्स बनाए गए इंडियंस के लिए, वो रिफॉर्म्स इंडियंस के लिए अच्छे हैं नहीं है, कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब है, इन सबके आपको रिपोर्ट देनी है उसके ऊपर। अब जैसे कि आप हैं, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीसीएस की, तो अब आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आप ही बता सकते हैं सबसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, है ना। तो इंडियंस के रिफॉर्म में इंडियंस के ऊपर वो लगने वाले हैं, लागू हुए हैं, तो उसके इम्पैक्ट इंडियंस ही बता सकते हैं। तो इसलिए इस कम्युनिटी में इस कमेटी में इंडियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। परंतु इस कमेटी में एक भी इंडियन को नहीं रखा गया, और इसमें जितने भी 7 मेंबर्स जो थे, इस 7 मेंबर कमेटी थी, और इस 7 मेंबर कमेटी में सारे के सारे ब्रिटिश थे। तो इससे इंडियंस को आहत हुआ, दुख हुआ, और उन्होंने इसका विरोध करा, और साइमन गो बैक के नारे इसलिए लगे थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में रखी, तो उस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से उन्होंने रिकमेंड करा कि दायर चल सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। इसके साथ में आपके फेडरल सिस्टम जो है, सेंट्रल और स्टेट की जो गवर्नमेंट्स है उसके ऊपर काम करा जाना चाहिए, और कम्युनल इलेक्टोरेट वाला सिस्टम चालू रहना चाहिए। कम्युनिटी जो उसके बेसिस पे जो इलेक्शन हो रहे थे वो चलता रहना चाहिए। और इसके बाद आपकी जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 से 1932 तक। तो ये तो साइमन कमीशन का पूरा। साइमन कमीशन में इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने का है नहीं। इसके बाद 1932 में
आपका आता है कम्युनल रिवॉर्ड नाम का, ठीक है, जिसको लाते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड, जिसमें वो बात करते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट को और एलैबोरेट करना चाहिए, मतलब साइज़ उसका बढ़ाना चाहिए। अब साइज़ बढ़ाने का मतलब है कि और कम्युनिटी को जोड़ना चाहिए, बट इस बार कम्युनिटी को नहीं जोड़कर उन्होंने क्या करा, आपकी एक स्पेशल जो कैटेगरी है, जैसे कि आपके कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट, उन क्लास के लोगों के लिए उन्होंने स्पेशल इलेक्टोरेट लाने का बात रखी। बट इसका विरोध करा गांधी जी ने, और इसका जो सहमति थी वो जताई थी B.R. अम्बेडकर ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ ये आना चाहिए। पर महात्मा गांधी ने कहा नहीं नहीं, इससे क्या होगा, हिंदू कम्युनिटी और डिवाइड हो जाएगी, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट का और डिवीज़न हो जाएगा, है ना। तो इससे और देश के टुकड़े और होंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। फेडरल स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं दिखेगा, भाईचारा दिखेगा नहीं दिखेगा। तो इसका उन्होंने विरोध करा, और इसका जो आप विरोध देख सकते हैं, पूना जो एक्ट आया था इसीलिए आया था। पूना एक्ट के अंदर ये लिखा गया है, यही बताया गया है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे, क्योंकि आपके जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के उनके लिए इलेक्टोरेट लेकर आ रहा था, कम्युनल इलेक्टोरेट आना था, बट महात्मा गांधी ने इसके लिए मना कर दिया गया। और बाद में पूना एक्ट में साफ साफ ये एक दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसमें लिखा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो हिंदू इलेक्टोरेट का ही एक हिस्सा रहेंगे, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट का हिस्सा रहेंगे। लेकिन 1935 में इस बात पर काम नहीं किया गया, और 1935 में, वैसे पूना एक्ट लेट आया था, और 1935 में क्या हुआ, 1935 में जो मेन चीज़ ये हुई कि एक तो फेडरलिज्म पे काम हुआ। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कैसे, आपके सेंटर के, स्टेट के और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 निकाली गई। सेंट्रल लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, आपको सेंटर, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। अब इन 3 लिस्टों में अलग अलग चीज़ों को मेंशन करा गया, जो कि जिसके काम थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव आपके काउंसिल कौन कौन से काम देखेगी वो देखा गया, आपके स्टेट की कौन कौन से देखेगी, प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, वो कौन कौन से मैटर देखेगी, उसके बाद वो लगा गया। और दोनों बीच में से दोनों जिस पे काम करेंगे वो कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि दायर सिस्टम को सेंट्रल में लाया गया, ना कि प्रोविंशियल में लाया गया, है ना। और सबसे मेन इसमें था कि कम्युनल इलेक्टोरेट को इसमें एक्सपेंड कर दिया गया। कम्युनल इलेक्टोरेट को इसमें एक्सपेंड करने के साथ में आप देखेंगे कि इसमें RBI भी आई थी इस टाइम पे 1935 में। आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई, है ना, जो इसका काम क्या था कि आपके ऑल इंडिया के जितने भी आपके रेवेन्यू वगैरह देखने थे, मतलब सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई एक तरह से आप कह सकते हैं। इसके अलावा फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी इसी दौरान में, है ना। और बाइकैमरलिज्म जो था वो इसमें सेम, जो मतलब मेन जो है इसमें बाइकैमरलिज्म है। तो बाइकैमरलिज्म 11 प्रोविंसेस में से 6 में आपके लागू कर दिया गया था। तो ये था 1935 का लॉ रिफॉर्म, जिसमें द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935 की मैंने बात करी। इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया सिंपल भाषा में। तो मिलते हैं नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।